नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ी थी, जो कल की क्लास थी, इससे पहली जो क्लास थी, उसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, ठीक है? उससे आगे का ही आज कंटिन्यू करते हैं। उससे आगे के ही प्रश्नों के बारे में आज कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमी की जो कल की जहाँ तक की क्लास हुई थी, उसके बाद का आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा आज का, वो है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 1938 ईस्वी में। राष्ट्रीय योजना समिति का जो सबसे पहले गठन किया गया था 1938 ईस्वी में किया गया था, और इसके उस समय अध्यक्ष जो बने थे, वे बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है या किया गया था? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था, यानी कि विकास से हटाकर देश की सुरक्षा के संबंध में जो है उसको लगाया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? भारत में सबसे पहले रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाने वाला राज्य था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 2001 में घोषित किया महिला अधिकारिता वर्ष। 2001 को भारत सरकार के द्वारा महिला अधिकारिता वर्ष घोषित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा, सिडबी जो बैंक है, SIDBI, सिडबी बैंक के द्वारा भारतीय को राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेनवेट। सेनवेट क्या है? तो सेनवेट जो है केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली है। केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली है, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है और इसको वेट में ही, सॉरी हाँ, वेट या जीएसटी में शामिल कर दिया गया। वेट तो समाप्त हो गया, तो जीएसटी में शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो 2005 किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? तो 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक डाकघर आपका कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जो सम्राट कहा जाता है वो मासायोशी सन को कहा जाता है। मासायोशी सन को इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। भारत ने श्वेत क्रांति का प्रथम चरण या ऑपरेशन फ्लड जिसे कहा जाता है, कब प्रारंभ किया? तो 1970 में भारत में हरित क्रांति का पहला जो चरण प्रारंभ किया गया था 1970 में किया गया था, इंदिरा गांधी के काल में। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष आंध्रा बैंक कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो किस वर्ष आंध्रा बैंक कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक का जो और विजया बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। तो 15 अप्रैल 1980 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो एडम स्मिथ का यह कथन है कि श्रम विभाजन बाजार के आकार के आधार पर निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? तो दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने भारत को ऋण प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1949 ईस्वी में, यानी कि 1949 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को पूरा होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को
पूरा होने से पहले ही 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1978 से 1979 में इसको प्रारंभ किया गया इंदिरा गांधी के काल में। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष जो थे वे के.पी. गीता कृष्णन थे। के.पी. गीता कृष्णन व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आईडीबीआई का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। पहले थे आर.एम. माला। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये भी फिलहाल वर्तमान में कोई और हैं, ठीक है। तो प्रकाश बख्शी बहुत पहले थे, ये भी आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब सकेलू जब जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं जब राजस्व के समान ही कुल लागत भी होती है। अगला क्वेश्चन है रोलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? तो ये मुंबई का है। रोलेक्स जो है मुंबई से संबंधित है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया है? तो कोलकाता, कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कुल मिलाकर सरकारी संस्थाओं को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है, निजी क्षेत्र प्राइवेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? तो शुद्ध घाटा कितना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुद्ध घाटा जो है संतुलन था, इनके बराबर था। अगला क्वेश्चन 8वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? तो 58.925 करोड़ रुपए, 58.95 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग संबंधित है? तो 11.4% भाग इससे संबंधित है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है मध्यकालिक उधार दर क्या है? वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है उसको मध्यकालिक आधार दर कहा जाता है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सेवा प्रदान करता है? भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? तो 21.3 वर्ग किलोमीटर को ये कवर करता है। अगला क्वेश्चन है देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितने प्रतिशत, मांग की लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो ये आ जाएगी आपकी सड़क परिवहन में मांग की आ जाएगी आपकी 21.4%, 21.4%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदौर में मुख्यतः किसके लदान के लिए बड़े पत्तन बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो मुख्य रूप से कोयले के लदान के लिए इंदौर में एक बंदरगाह का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च दो राज्य कौन कौन से हैं? भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च दो राज्य कौन से हैं जहां पर कृषि में उत्पादकता सबसे अधिक है? तो पंजाब और हरियाणा की उत्पादकता कृषि में सबसे अधिक है। भारत में औद्योगिक मूल्य सर्जन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे अधिक उद्योगों की जो स्थापना हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, तो मूल्य सर्जन भी महाराष्ट्र का ही है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण यानी कि उद्योगों को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति दी गई? यानी कि भारत का पहला प्राइवेट बंदरगाह कौन सा था? तो पश्चिम बंगाल में आपका जो हुगली बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह है उसको मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र
कितने वर्ग किलोमीटर तक है, तो 200 नॉटिकल मील तक ये स्थित है, जो कुल 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए, स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए, तुरंत ही अन्य किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं जी ओर्बिट्रेज्ड। ओर्बिट्रेज्ड इसको कहा जाता है, ओर्बिट्रेज्ड इसको कहा जाता है। G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? तो G15 संगठन में अब फिलहाल वर्तमान में 19 देश हो चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन के महासचिव कौन हैं? तो ये भी चेंज हो चुके हैं, ये आपके पहले हैं, आपके 2022 के, तो चेंज हो चुके हैं। नए में आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि कौन क्या क्या है। देश की पहली डिपोजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1996 ईस्वी को की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1969 को ये प्रारंभ हुई थी और 1975 तक ये चली थी। 1 अप्रैल 1969 को ये शुरू हुई थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई थी? तो 31 मार्च 2002 को नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। 31 मार्च 2002 को नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश में है? तो भारत में है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नोर। निगमित मतलब कि कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है वो सबसे पहला कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था है राष्ट्रीय आवास विकास बैंक। भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? तो ये इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए सबसे अधिक सफल रही और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो मिला पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटा देना, यानी कि दूसरे देशों की मुद्रा की अपेक्षा खुद की मुद्रा यानी अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना ही अवमूल्यन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कि किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो भारत की है। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग सूती वस्त्र है। सूती वस्त्र में ही भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, इस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? तो आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य रखा गया था वो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है ये तंबाकू से संबंधित। तंबाकू उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन चीन में होता है। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादों की विज्ञापन पंक्ति है? तो ये कैनवुड की जो है ये पंक्ति है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की है? तो इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना के नाम से घोषणा की गई है आरबीआई के द्वारा। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन शिपर्स योजना का संबंध किससे है? तो निर्यातित माल से, यानी कि जो माल बेचा जाता है उससे संबंधित है ये आपकी नॉन शिपर्स योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक होता है। जुलाई से जून तक भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो होती है
वो वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या से उसको भाग दे के निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिशर के विनियमन फिशर के विनिमय विनिमय समीकरण का सही रूप क्या है? तो एम वी बराबर पीटी इसका सही रूप है। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला स्थान है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? तो भारत में सहकारी बैंकों का गठन जो है 3 स्तरों वाला है। 3 स्तर पर इनका गठन किया गया था। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति को जो मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत में संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो संसद की अनुमति से संभव होती है। संचित कोष से जो पैसा निकाला जाता है वो आपका, या संचित निधि से जो पैसा निकाला जाता है वो संसद की अनुमति के बाद ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? उसे बफर कहते हैं। बफर कहते हैं जब भविष्य के लिए, बफर स्टॉक उसको कहा जाता है जब भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी का सामना करने के लिए, किसी आपातकाल में उसका सामना करने के लिए किसी वस्तु का जो भंडार किया जाता है उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। भारत में विनियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। भारत में आकस्मिक कोष यानी कि भारत में आकस्मिक निधि, आकस्मिक कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो ट्रेड यूनियन है इंटक। इंटक भारत की सबसे बड़ी, INTUC, इंटक भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, यानी कि मजदूर संगठन है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा सबसे बड़ा बैंक है? तो सबसे बड़ा बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। अगला क्वेश्चन, भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो 200 करोड़ रुपए की पूंजी होना आवश्यक है कि भारत में नए निजी के लिए, नए उद्योग के लिए, कोई नया निजी उद्योग लगाने के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रखना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कम से कम रिजर्व बैंक को अपने पास रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो लोकसभा में। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा जो है सबसे पहले लोकसभा में पेश की जाती है, लोकसभा में की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समन्वित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1978 से 79 में किया गया था, इंदिरा गांधी के काल में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी जो है या रक्षक IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सबसे अधिक है? भारत में भारतीय बैंकों की सबसे ज्यादा जो शाखा है वो इंग्लैंड यानी कि UK में स्थित है। इनकी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई? तो महिला समृद्धि योजना जो आरंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को आरंभ की गई। 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है? तो ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, यानी कि ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, बीमा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य तथा शिक्षा को मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए कौन कौन से हैं? तो समृद्धि है, पूर्ण रोजगार है, आय और संपत्ति की असमानता में कमी है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए थे? तो 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा यह नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। इसके अलावा न्याय के साथ समृद्धि। अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह उद्देश्य किस
किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का नारा दिया गया था या प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था इसको, और इसी में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इसी में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले भारत में जो उनके जो कार्यालय थे उन सबको जो है उपग्रह नेटवर्क से जोड़ दिया था। पहला क्वेश्चन है, मदर इंडिया, मदडिया, मंदडिया यानी कि बियर, ठीक है, भालू, ठीक है, मंदडिया किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत गिरेगी, तो इसलिए उसको बेच देता है और फिर बाद में खरीद लेता है जब उसके मूल्य गिरते हैं, उसको मंदडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत में केंद्रीय बैंक के जो कार्य किए जाते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है तो उसे बैंक दर कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जब अन्य बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को उधार पैसा देता है तो उसी को बैंक दर कहा जाता है, उस पैसे की जो रेट होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने व व्यय करने का अधिकार किसका है? तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों का है। सार्वजनिक कोष को उगाहने यानी कि प्राप्त करने का जो अधिकार है वो केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह, ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है। यानी कि जैसे कि मेरे पर कोई कर लगा है और मैं ही उस कर को सीधे बैंक में जमा करूं या कंपनी को या या आयकर विभाग में जाकर जमा करूं, तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति, कंपनी जो होती है, ठीक है, जब कोई कर किसी वस्तु पर लगता है, ठीक है, और उसे उसकी कंपनी के द्वारा ही व्यय कर दिया जाता है। जैसे कि मान के लो कोई पेन है, पेन पर जो टैक्स दिया है वो कंपनी ने दिया है, जबकि देना किसको है? जो उसको खरीदेगा, उसको कहा जाएगा अप्रत्यक्ष। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा हिंदू विकास दर का सिद्धांत दिया गया। पहला क्वेश्चन है, इफ्को क्या है? तो इफ्को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है, ये खाद बनाने की एक कंपनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि मूल्य का रेट, रुपये का मूल्य गिराया गया। अगला क्वेश्चन है, राजा चलैया समिति की सिफारिश किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यक्ष व परोक्ष कर की कर संरचना से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर व परोक्ष कर संरचना से संबंधित है राजा चलैया समिति। कुल मिलाकर टैक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं वे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? एस्टेट ड्यूटी कहा जाता है उसको। एस्टेट ड्यूटी कहा जाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बदले उस संपत्ति को उसके उसके जो अभिभावक होते हैं उनके नाम किया जाता है, तो उसमें जो टैक्स लगता है उसको एस्टेट ड्यूटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर खर्च कर देते हैं, भोजन आदि पर व्यय कर देते हैं, यह किसका नियम कहलाता है? तो ये एंजिल का नियम कहलाता है। ये एंजिल का नियम है कि कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग जो है भोजन आदि पर ही खर्च कर देते हैं, तो इसको कहा जाता है एंजिल का नियम। अगला क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है, इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता।
तो कैसी मुद्रा होती है? इसे बोलते हैं उदार मुद्रा। उदार मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है, यानी कि जिसका मूल्य नीचे गिरता रहता है। इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में रखना नहीं चाहता, तो ऐसी मुद्रा को उदार मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो, जिसके विनिमय दर की गिरने की संभावना हो या फिर गिर रही हो, जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता है, तो क्या कहलाती है? उष्ण मुद्रा। उष्ण मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर की गिरने की संभावना हो या गिर रही हो, यानी कि जिसका मूल्य लगातार गिर रहा हो या गिरने की संभावना हो, जिसे कोई भी स्वीकार करने के लिए कतराता हो, तो ऐसी मुद्रा कहलाती है उष्ण मुद्रा। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं? जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं? जिससे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है, तो उसे उदार ऋण कहा जाता है। तो कहते हैं उसको उदार ऋण, उसको उदार ऋण कहा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जी आप उदार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया कर, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है, तो क्या कहलाता है? एड वेलोरस, एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम टैक्स उसको कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमतें गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा करता है, उसको कहा जाता है मंदड़िया। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ये आशा करता है कि भविष्य में इस वस्तु का मूल्य गिरने वाला है, तो उस वक्त बेच देता है और बाद में जब उसका मूल्य गिरता है उसको खरीद लेता है, ठीक है, या खरीदने की आशा करता है, तो उसको कहा जाता है मंदड़िया। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तेजड़िया। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको कहा जाता है तेजड़िया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, ऐसी मुद्रा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, यानी कि मांग ज़्यादा है और वो है कम, तो उसको कहा जाता है हार्ड करेंसी। उसका मूल्य भी अधिक होता है, हार्ड करेंसी। अगला क्वेश्चन है, मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है मेरिनो, और इसकी जो ऊन होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। सीडो संबंधित है, तो सीडो किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से संबंधित है। लघु यानी कि छोटे उद्योगों से संबंधित है आपका सीडो। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयां आपकी कौन सी है? तो हथकरघा, जो हाथ से सामान बनाया जाता है उसको हथकरघा उद्योग कहा जाता है। बैंक दर क्या है? जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसी को बैंक दर कहा जाता है। पीछे भी क्वेश्चन आया था, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी से पता लगता है। जीडीपी की जो संवृद्धि होती है, संवृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं, उससे पता लगता है कि किसी देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की संवृद्धि की चक्रवर्ती दर मात्र 3.4% रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया था? विकास की हिंदू वृद्धि दर। विकास की हिंदू वृद्धि दर इसको नाम दिया गया था राजकृष्ण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सर एम विश्वेश्वरैया, अर्थशास्त्री थे भारत के, सर एम विश्वेश्वरैया। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार की भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? तो वैधानिक तरलता अनुपात पर निर्धारित करती है। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? तो वैधानिक तरलता अनुपात पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्था ने दी है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने, एफएओ के द्वारा यह परिभाषा दी गई कि सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का संविधान आर्थिक संविधान कहा जाता है? तो औद्योगिक नीति जो 1956 में की गई थी, उसी को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। किसी देश का जीवन स्तर मुख्यतः किससे जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से उस देश के लोगों के या उस देश के जीवन स्तर को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्राइसिल क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है? तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही ये संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न फूड्स नाम एक केंद्रीय सरकार के उपग्रह को किसने खरीदा है? हिंदुस्तान लीवर्स के द्वारा इसको खरीदा गया है। मॉडर्न फूड्स नाम को जो है हिंदुस्तान लीवर्स के द्वारा खरीदा गया है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाती है? तो ऋण जाल कहा जाता है, यानी कि जब किसी देश के द्वारा ऋण लिया जाता है, फिर उस ऋण के बाद भी ऋण लिया जाता है, उसको चुकाने के लिए भी ऋण लिया जा रहा हो, तो उसको ऋण जाल कहा जाता है। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को शामिल किया गया है। उसमें राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची, यानी कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से होने वाले भारित व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? विनियोग विधेयक कहा जाता है उसको, जब संसद संचित निधि से पैसे निकालने के लिए कोई विधेयक लाती है। अगला क्वेश्चन है, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में। अगला क्वेश्चन है, विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो रत्न एवं आभूषण से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है विनिर्मित वस्तुओं में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई राष्ट्र मशीनरी, संयंत्रों, विनिर्माण वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? तो विकासशील ये नहीं आएगा, वो आएगा विकसित विकसित श्रेणी में आएगा। यानी कि जब कोई देश मशीनरी, संयंत्रों, विनिर्माण वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात करता हो, उनको बेचता हो, तो ऐसे देश को विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे कि यूएसए है, रूस है, ब्रिटेन है, वर्तमान में चीन भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया है? उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विश्व बैंक कहा जाता है इसको ही, वर्ल्ड बैंक के नाम से भी इसी को जाना जाता है। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो घरेलू क्षेत्र से ही बचत का अधिकांश भाग प्राप्त होता है भारत में। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस मिनट अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर है इसका आपका रांची, झारखंड में इसको स्थापित किया गया है। भारतीय औद्योगिक माप विज्ञान संस्थान आपका झारखंड, रांची में है। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया है। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण है। लीजिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से संबंधित है आपकी बैंक दर। अगला क्वेश्चन है, मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? मालेगांव समिति का जो गठन है वो आपका प्राथमिक पूंजी व्यापार से संबंधित है। प्राथमिक पूंजी व्यापार से संबंधित है आपका मालेगांव समिति का संबंध। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है क्या? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया था तो किसने किया था? केरल सरकार के द्वारा किया गया था, केरल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आंकलित किया जा सकता है? आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आंकलित किया जा सकता है? तो गिनी गुणांक या लोरेंज वर्क के द्वारा इसको आंकलित किया जाता है। गिनी गुणांक या लोरेंज वर्क के द्वारा किया जाता है। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो 1990 में की गई थी भाई साहब। कोंकण रेल परियोजना केरल
से लेकर तुम्हारी आपका महाराष्ट्र तक स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पूंजी निर्माण के 3 चरण हैं, बचत का सृजन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। ये तीनों के तीनों पूंजी निर्माण के चरण हैं। किसी राष्ट्र के किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समवर्ती संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? तो राजकोषीय से घाटा, भुगतान शेष व मुद्रास्फीति के द्वारा जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? भारत में भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है भाई साहब, नाबार्ड है। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? भारतीय आयात में जो भारत जो सबसे ज़्यादा आयात करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है किस चीज़ को आयात करने में? तो पेट्रोलियम व तेल, पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट जो मोबिलिन वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको आयात करने में भारत सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ये सबसे बड़ी आयात मद है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत विकसित किया था। समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा किससे संबंधित है? समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा जो है रोस्टोव से संबंधित है, रोस्टोव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जब चालू कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? जब जब चालू कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? तो मांग प्रेरित स्फीति प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का जो सबसे पहला बैंक था उसका नाम था यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994 में, जो वर्तमान में बंद हो चुका है। यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विनिमय अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। नहीं, ये थी, क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना भी समाप्त कर दी गई है और राष्ट्रीय विकास परिषद को भी बंद कर दिया गया है और नीति आयोग आया है इन सब की जगह। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण का आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1921 को भारत में महान विभाजक वर्ष माना जाता है, 1921। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत संबंधित है? तो वी के आर वी राव से संबंधित है भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत। पहला क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? तो पहले 7वीं अनुसूची इससे संबंधित है। कह रहा है भारत में किस पंचवर्षीय योजना में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? तो ये भाई साहब इसका आंसर गलत है। इसका आंसर आएगा इसे आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर भारी उद्योगों में सबसे अधिक बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना के द्वारा समाहित किया गया? पहले भी आए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको शामिल किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? चक्रीय बेरोजगारी से कहते हैं व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे मान लो कि पहले रेडियो वगैरह थे, टीवी थे, ठीक है, रेडियो टीवी वगैरह थे और अब वे बंद हो गए हैं, ठीक है, तो जो लोग उनका काम करते थे वे हो गए बेरोजगार, लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों ने मोबाइल वगैरह ठीक करने सीख लिए हैं तो उसको कहा जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। यानी कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है, फिर दूसरे कार्यों को सीख लाने के बाद शुरू हो जाती है, उसी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं।
प्रश्न अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है जी भारत की अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई? यानी कि योजना आयोग की स्थापना जो की गई थी 1950 और ये 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को, और इसी की जगह कर दिया गया है अब जहाँ नीति आयोग। नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई है अब जहाँ मोदी सरकार के द्वारा नीति आयोग। ठीक है जी। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी हुई है? रैगनर नर्क्स, रैगनर नर्क्स के नाम पर जुड़ी हुई है निर्धनता के दुष्चक्र की परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है आपका साधन लागत पर एनएनपी। साधन लागत पर एनएनपी, नेशनल नेट प्रोडक्ट, नेशनल नेट प्रोडक्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने 40 वर्ष से कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्ति की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया है? आदित्य बिड़ला समूह के जो कुमार मंगलम बिड़ला हैं इनको शामिल किया गया है। आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला हैं इनको शामिल किया गया है। अर्थशास्त्र का 2002 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो डेनियल काहनमैन और वर्नोल एम स्मिथ को संयुक्त रूप से दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों ही दृष्टियों से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है फिलहाल वर्तमान में शुद्ध लाभ और बिक्री के मामले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य क्षेत्र है? तो घरेलू क्षेत्र आपका बचत बाहुल्य क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हेडिंग का अर्थ होता है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना ही हेडिंग का अर्थ होता है। भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है। कमीज, भारतीय बाजारों में जो आपकी पीटर इंग्लैंड ब्रांड जो है वो कमीज से संबंधित है, शर्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया है? तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों और प्रतिभूतियों पुनर्खरीद समझौते के तहत पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहते हैं भाई साहब उसको, रेपो दर कहा जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों में प्रतिभूतियों पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को रेपो दर कहा जाता है। रिसर्जेंट इंडिया ऑफ ब्रांड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके एसबीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसको रिसर्जेंट इंडिया ब्रांड योजना और इंडिया मिलेनियम। निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंकों के प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय पर बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखा गया है? तो 40% रखा गया है जी न्यूनतम। महालनोबिस व नेहरू महालनोबिस कूटनीति पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो संबंधित है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, अदृश्य बेरोजगार व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्राय कैसी होती है? शून्य होती है भाई साहब। और यानी कि इसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं और ये कृषि में सबसे ज़्यादा है, भारतीय कृषि में ये सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होगी? तो मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाती है जब सीमांत आगम शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। बड़ा धक्का या प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बड़ा धक्का या प्रयास सिद्धांत जो है रोजेनस्टीन डोनास थीसिस के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? रोजेनस्टीन, रोडाल और रैगनर नर्कसे तथा आर्थर लुइस के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित था? महालनोबिस रणनीति पर आधारित था, जो उद्योगों को जिसमें प्राथमिकता दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई? तो ऊर्जा के क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई सातवीं पंचवर्षीय योजना में।
पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सर्जन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। बचत का सर्जन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश पूंजी निर्माण के 3 चरण माने जाते हैं। अराबिका एवं रोबुस्टा किसकी दो प्रमुख स्पीशीज हैं? ये हैं जी कॉफी की। कॉफी की और कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कर्नाटक। भारत में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, वैसे ब्राजील का प्रथम स्थान है। विभिन्न राज्यों के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन संबंध है? तो नेपेड, नेफेड इससे संबंधित है। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? तो 100% निजी क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में 100% निजी क्षेत्र को दे दिया गया है, भागीदारी दे दी गई है। क्राइसिल, क्राइसिल का पूरा नाम है भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड, यानी कि क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर ली जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसके और कब लगाया गया? किसके द्वारा और कब लगाया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले 1868 में द पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में लगाया गया। और उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, एक व्यक्ति की पूरे साल। बचत, भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का ये काम है। इसके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी इसके द्वारा इसका जो है अनुमान लगाता है। भारत में बचत का अनुमान जो लगाता है आरबीआई और सीएसओ, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है आर्थिक विकास। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है आर्थिक विकास। चतुर्थ योजना में 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चौथी योजना, अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प शुल्क दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है, परंतु इसके संग्रहण का अधिकार किसे है? तो राज्य सरकार। ठीक है, स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर शुल्क लगाता है केंद्र, लेकिन उगाही कौन करता है, इकट्ठा कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य दोनों के मध्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार किया जाता है? तो आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को केंद्र के द्वारा वसूल किया जाता है, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र व राज्य दोनों में बांट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार बेरोजगारी पाई जाती है। बरसात में हल्ले हो जाते हैं सब, और सर्दियों में फिर अपना गन्ने वगैरह की या वित्तीय कार्य में लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अनुसार आती रहती है और समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं डब्ल्यू ए लेविस। डब्ल्यू ए लेविस की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो सोवियत संघ रूस के द्वारा सबसे पहले आपका केंद्रीकृत नियोजन की शुरुआत की गई थी। नास्डेक क्या है? नास्डेक जो है अमेरिका का शेयर बाजार है बच्चा, अमेरिका का शेयर बाजार है ये आपका नास्डेक। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, जो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करती थी, यानी कि अंतिम अपनी मंजूरी देती थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी। आर के षणमुगम शेट्टी थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत में 1947 में बजट पेश किया था। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होना आवश्यक है? तो 25 लाख रुपए होनी चाहिए कम से कम। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जैसे कि एलआईसी वगैरह है के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होना आवश्यक है? तो 25 लाख रुपए होनी चाहिए कम से कम, वरना उनको जो है बंद कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विघटित यूटीआई के भागों यूटीआई और यूटीआई सेकंड में से कौन सा सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? तो यूटीआई सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया? तो सन लाइफ के साथ। लाइफ के साथ किया है इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग
बैंक के रूप में निरूपित होने वाला पहला देश कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक है आपका। आपका जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग के रूप में रूपांतरित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिससे संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई? तो तंबाकू और उसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए आज की क्लास को करते हैं फिर समाप्त। नमस्कार।